नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमेरिका और इस्राइल का ईरान पर हमला ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देशों के लिए भारी पड़ता जा रहा है, खासकर अमेरिका का, जो कि बिना वजह बताया जा रहा है कि ईरान पर हमला उसने कर दिया है। किस दबाव में किया, यह अपने आप में एक सवाल है, लेकिन जिस तरह से ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, दूतावासों को निशाना बना रहा है, तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में एक जबरदस्त उनके खिलाफ एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। इधर इस्राइल ने भी ईरान के अलावा लेबनान में भी कई जगहों पर हमले किए हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर स्कूलों में हमले किए गए, जब बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, उस तरह की कई तस्वीरें आ रही हैं। इसको लेकर ईरान ने आलोचना भी की है और विश्व समुदाय से भी कहा है कि आखिर नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है इस्राइल। बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन अब यह बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह लड़ाई कब खत्म होगी या अभी लंबी खिंचेगी। अमेरिका ने तो कह दिया है कि अभी ये कम से कम 5-6 हफ्ते चलेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लड़ाई 5-6 हफ्ते ही नहीं, ये और लंबी खींचने वाली है, क्योंकि ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है और उसकी तैयारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा ये लड़ाई लंबी चले, क्योंकि इस लड़ाई के लंबे खींचने की वजह से इस्राइल और अमेरिका पर भी दबाव बढ़ेगा और दूसरे देशों का भी दबाव बढ़ेगा, खासकर जो खाड़ी के देश हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो लड़ाई केवल ऐसा नहीं है कि ये इस्राइल को सिक्योर करने की लड़ाई है। इस लड़ाई के जो तमाम परिणाम हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं और केवल ये 3 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। इधर ईरान को एक बड़ा झटका, माफ कीजिएगा, अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है कि ब्रिटेन ने अपने जो बेस हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने देश में अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या मजबूरी रही है कि इस्राइल के इस हमले में उनको साथ देना पड़ा है? यह भी अपनी जगह एक सवाल बना हुआ है। पर अमलेंदु जी, जिस तरीके से इस्राइल उसी तरह से हमले कर रहा है जैसे उसने गजा में किया है और फलस्तीन में लाखों हजारों लोगों की जान गई है, ईरान में भी नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर स्कूलों को, अस्पतालों को, जिस तरह से, जबकि ये सारी चीजें युद्ध के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं उनका उल्लंघन करती हैं। पर जनमत, पूरा विश्व जनमत से अपील भी की है ईरान ने कि इस्राइल की इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए, उसको इस चीज़ से रोक दिया जाए। क्या कुछ लग रहा है कि ये लड़ाई अभी कितनी और लंबी चलने वाली है, जिस तरह से दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं? देखिए समीर जी, एक तो ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयारी हमने पहले कर रखी है जी। जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन हैं अली लारिजानी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी तैयारी लंबी है और किसी भी तरीके की कोई भी बात अब यूएस के साथ नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट कर दिया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि 4 हफ्ते नहीं, हम तो ज़्यादा के लिए भी अब तैयार हैं, लड़ाई अगर लंबी खिंचती है। तो इसका मतलब कि अब ट्रंप ये मान चुके, पहले तो कहा था कि उन्होंने एक दिन में हम खत्म कर देंगे, 1-2 दिन की लड़ाई, 1-2 दिन की लड़ाई है। अलमदा हमने भेज दिया है, अब्राहम लिंकन भेज दिया है, खत्म कर देगा सब कुछ। लेकिन वो अब्राहम लिंकन जो भेजा था उसी पे 4 मिसाइल ठोक दी ईरान ने। अब घबराए हुए हैं। अब इतना ज्यादा अमेरिका घबराया हुआ समीर जी की खाड़ी के 13 देशों के अपने नागरिकों को कहा है तुरंत खाली करो, भागो वहां से। यही एडवाइजरी जारी की है कि तुरंत खाड़ी के 13 देश जो है उनको अमेरिकी नागरिक छोड़कर भागे वहां से, जो मिलता है उससे वहां से निकलें। तो ईरान ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले जो हैं खाड़ी में अमेरिकी एयर बेसिस पे किए हैं और उनके जो सैन्य अड्डे उन पर किए हैं, उससे अमेरिका बुरी तरीके से घबराया हुआ है। सांस जो है वो फूलने लगी है अमेरिका की। मार्को रूबियो जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ईरान जो है वो एक दिन में 1000 बना रहा है ड्रोन, और हमारी जो इंटरसेप्ट करने की क्षमता है वो केवल 7 की है। यानी मान लिया कि आपसे 1000 गुना ज्यादा क्षमता ईरान की इस मामले में है। तो घबराए हुए जो है वो दिखाई पड़ रहा है इस समय अमेरिका पूरी तरीके से, और ट्रंप के अब गले में जो फंस गया है ईरान पूरी तरीके से, ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। लेकिन ईरान ने जिस बहादुरी के साथ जवाब दिया है अमेरिका को, और 13 देशों पर एक साथ उसने जिस तरीके से हमले किए हैं, जो अमेरिका के पिट्ठू देश हैं, उनके जो वहां अड्डे हैं, उससे अब अमेरिका और इजराइल जो बुरी तरह से घबरा गया। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के साथ बात की है, पता नहीं कहां से बात की है, कहां से की है, लेकिन उनका कहना है
कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कहां से बात की है, क्योंकि वहां पर तमाम बड़े नेता जो है वो बंकरों में छिपे हुए हैं, केवल सेना बाहर है जो लड़ाई कर रही है। हाँ, केवल सेना बाहर है। और नेतन्याहू का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के पास तो एटम बम है, लेकिन वो कभी देख तू अमेरिका नहीं कहते हैं। ईरान जो है वो 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है, ये नॉर्थ देख तू अमेरिका कहते हैं। तो यानी ये मान लिया है कि ईरान जो है वो 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है नेतन्याहू ने। इधर जो है जिस तरीके से अमेरिकी विदेश मंत्री जो है उनका बयान आया है कि साहब ईरान की तरफ से हमले की कोई वो नहीं थी, नेतन्याहू के कहने पर जो है ये हमला किया गया। इसको लेकर साफ तौर पर अब्बास अराक्ची उन्होंने पलटवार किया है ईरान के विदेश मंत्री कि अमेरिका ने हमारी बात मान ली है कि आप नेतन्याहू के कहने से इस बार में कूदे हैं और ईरान का कोई इरादा किसी तरीके का हमला करने का नहीं था, लेकिन आपने जो किया है अब आपको उसको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और अराक्ची ने यह भी कहा है कि जो चुन चुन कर जो यहाँ पर खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। यह भी उन्होंने बात दोहराई है कि इसमें अमेरिका से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसराइल के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में झोंका है, तो यह फिर उसके सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर हैं और उनको हम निशाना बना रहे हैं। और कई अमेरिकी सैनिकों की के जान जाने की भी खबरें आ रही हैं, जो अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने ही देश में एक बड़ी मुसीबत है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस लड़ाई से पहले ही, उससे जब वार्ताएं चल रही थी तब भी यह सवाल उठ रहा था कि अमेरिका को इस युद्ध में खुद को नहीं झोंकना चाहिए, लेकिन इसराइल के कहने पर अगर या अमेरिका इस युद्ध में कूदा है तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं। कुछ जगहों पर अमेरिकी दूतावास बंद भी कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जो गल्फ कंट्रीज में जहां जहां सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, वहां उन दूतावासों पर भी हमला हो रहा है। जो भी खाड़ी के देश अमेरिका के सहयोगी हैं वहां उन ठिकानों पर हो रहा है, यानी दूतावास पर और जो सैन्य ठिकाने हैं। अपडेट क्या कुछ आया है, लेकिन बड़ी और खासकर अमलेंदु जी, जो अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, जिस तरीके से उसके लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है ईरान ने, उसको देखते हुए लग रहा है कि जो एक डिफेंस सिस्टम का एक हवा खड़ा किया जाता था, उसकी भी पोल खुल गई है, जिस तरीके से पिछली लड़ाई में इसराइल के डिफेंस सिस्टम की पोल खुली थी। बिल्कुल समीर जी, और ये आप देखिए कि अपनी बेइज्जती जो है वो खुद करा रहे हैं ट्रंप साहब। एक तरीके से कहा जाए, पहले कह देते हैं कि हमने सबसे बेहतरीन जो है वो हमने भेज दिया है, फिर कहते हैं आज रात में बहुत तगड़ा हमला होने वाला है। क्या तगड़ा हमला होने वाला है? वो पलट के पार कर रहा है, आपके ऊपर मार गिरा रहा है, आपके जहाजों को, आपके F-35 उसने मार गिराए, आपके जेट F-15 जो थे वो मार गिराए, और आप कह रहे हैं कि साहब हम बहुत तगड़ा हमला करने वाले हैं। तो बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। इधर जो वहाँ की सेना है ईरान की, उसके जो सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसके चीफ जो है, उन्होंने दावा किया है कि पिछले 48 घंटों में 500 यूएस और इजरायली मिलिट्री ठिकानों पर 700 से ज्यादा ड्रोन और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। सुनवा देते हैं इनको, क्या इन्होंने कहा है, ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या अपडेट है, चूंकि लगातार हमले हो रहे हैं दोनों ही तरफ से। इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है इसराइल और अमेरिका, और उधर ईरान तमाम अमेरिकी ठिकानों पर और इसराइल के अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالصبر و بیش از 20 نقطه در مناطق تل‌آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند. तो कह रहे हैं कि पिछले 48 घंटों में, यानी जो 2 दिन के भीतर यहाँ पर 500 जगहों पर हमले किए गए हैं। बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसराइल
ईरान के जो अस्पतालों को, स्कूलों को निशाना क्यों बना रहा है? उसको भी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना चाहिए। कहा भी जा रहा है, अमेरिका ने भी कहा कि हमने परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन यहां जानबूझकर क्या स्कूलों को और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल समीर जी, यहाँ जानबूझकर स्कूलों को, और कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था अल जजीरा के साथ, जो वहाँ के ईरानी प्रोफेसर जो हैं उन्होंने कहा कि हम तो जो है एपस्टीन कल्चर से लड़ रहे हैं, ये बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं और बच्चियों पे बम भी गिराते हैं। तो ये अब पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल जो है वो एपस्टीन का मामला जो है ये बढ़ता चला जा रहा है समीर जी। और ये भी है कि जो जिस दबाव की चर्चा की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के किस दबाव में आ गए हैं, वहां भी कहीं ना कहीं ये मामला, इस तरह के एपस्टीन फाइल्स जैसे मामले बताए जा रहे हैं कि उनके पीछे बड़ा कारण है। बिल्कुल समीर जी, इसका बड़ा कारण माना जा रहा है, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इसके पीछे यही सब कारण है। तो क्या ट्रंप जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो गया नेतन्याहू के सामने? राहुल गांधी तो हमारे मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो कंप्रोमाइज्ड है नेतन्याहू के आगे, क्योंकि आपने बिना अपनी संसद को विश्वास में लिए बिना आपने हमला कर दिया, और आपके ही रिपब्लिकन सांसद जो है वो आपकी इसकी निंदा कर रहे हैं कि हम आपके साथ इसमें मामले में खड़े नहीं होंगे। तो यानी वहाँ बहुत बुरी तरीके से घिरा हुआ है ट्रंप। इधर ईरान की आर्मी जो है उसका स्टेट नंबर और ये आ रही है कि यहाँ पर ब्रेकिंग आ रही है कि ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि ये हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको बंद कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि उसको ईरान बंद कर देगा। इसके बंद करने का ये मतलब है कि जो तेल की कीमतें हैं और मध्य पूर्व का बाकी दुनिया से जो एक रास्ता है वो एक तरीके से ब्लॉक हो गया है और तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। और ये कहा जा रहा है कि वैसे तो तेल की कीमतों से पूरी दुनिया प्रभावित होगी, लेकिन अमेरिका पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका को एक तरीके से सस्ता तेल मिलता रहा है और वहां के लोगों की आदत महंगे तेल खरीदने की नहीं है, जो तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आएगा। ये जो कदम उठाया है ईरान ने, बिल्कुल समीर जी, ये जो कदम उठाया है इसका तो परिणाम अभी आएंगे, लेकिन इससे पहले ही हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि परसों ही मतलब दूसरे ही दिन युद्ध के ईरान में 15% रेट बढ़ गए अमेरिका में कच्चे उसके तेल के 15% बढ़ गए। आप समझ लीजिए कच्चे तेल के अगर 15% बढ़े तो कितना आगे इसका असर पड़ेगा जाकर ये समझ में आएगा। तो अब अमेरिका साहब को समझ में आएगा कि जो दादागिरी दुनिया भर में दिखाते फिर रहे थे, दरोगा बने हुए घूम रहे थे, हमारे मोदी जी को रोज रोज धमका रहा था ट्रंप, 76 बार कहा कि हमने जो युद्ध रुकवाया, अब क्यों नहीं रुकवा लेता युद्ध? इतना बड़ा दादा है, दुनिया का दरोगा है, मोदी जी शरीफ आदमी, तो धमका रहा है तू उनको कि पॉलिटिकल कैरियर खराब कर देगा। इसका ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल करियर भी लग रहा है कि दांव पे लगा हुआ है। इसराइल ने कहा नहीं, कि खत्म हो जाएगा इसका। ईरान अगर इसी तरीके से मारेगा, अब यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसने स्वीकार कर लिया है कि 8 जो हैं वो यूएस के सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि ईरान का दावा है कि 560 मारे गए हैं। तो लेकिन अगर 560 में से 8 भी स्वीकार कर रहा है और 8 की वहां लाशें अगर पहुंच चुकी हैं तो ट्रंप के लिए मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल, पॉलिटिकल कैरियर इसका भी खत्म हो जाएगा। मोदी जी का तो जब तू खत्म करेगा तब करेगा, लेकिन तेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। जी, और इधर ईरान आर्मी का जो स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट नंबर 8, कल मार गिराए गए एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए युद्ध शुरू होने से अब तक मार गिराए गए ड्रोन की कुल संख्या 29 एयरक्राफ्ट तक पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी संख्या है, 29 एयरक्राफ्ट यूएस के मार गिराए हैं ईरान ने, छोटे मोटे नहीं 29। और कहाँ तो दम भर रहे थे कि हमारा जो बहुत अच्छी नौसेना है, हमारी सबसे तगड़ी वायुसेना है, हम 1 घंटे में जो खत्म कर देंगे ईरान को, रिजिम चेंज कर देंगे, बाहर आ जाओ सड़कों पे हम आ रहे हैं, तख्ता पलट दो। ये सब तो ट्रंप बोल रहा था, कोई और तो बोल नहीं रहा था। अब क्यों नहीं पहुंचा भाई ट्रंप, जाके रिजिम चेंज कर दे, जाओ जाके कब्जा कर ले, बैठ जा वहाँ खामेनेई की कुर्सी पे, इतना ज़्यादा बड़ा दुनिया का दरोगा है। तो ये समझ जी एक तरीके से ट्रंप ने अपनी अमेरिका को सामने ला दिया है और ज़बरदस्त तरीके से ट्रंप के खिलाफ वहाँ गुस्सा जो है अमेरिका में बढ़ता चला जा रहा है। ट्रंप अमेरिका में ही घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इधर जो ईरान की IRGC है यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसने कहा है कि बहरीन के शेख ईसा इलाके में एक अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया गया है और इस ऑपरेशन में 20 ड्रोन और 3 मिसाइलें इस्तेमाल की गई। ईरानी मीडिया में बयान जो छपा है IRGC की तरफ से, उसमें कहा गया है कि बेस की मुख्य कमांड बिल्डिंग तबाह हो गई है और फ्यूल टैंक में आग लग गई है। बहुत बड़े लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी सीधे सीधे कि
ईरान के निशाने पर अमेरिकी बेस कहीं ज्यादा है। इस्राइल तो कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी ठिकाने और आरागची का बयान भी आ रहा है, जो विदेश मंत्री है ईरान के, कि हम ईरान के जो ठिकाने हैं यहां पर मध्य पूर्व के देशों में उनको लगातार निशाना बना रहे हैं, दूतावासों को भी निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, और ये जंग शुरू होने से पहले ही कह दिया था, खामेनेई नहीं कहा था कि अगर हमला हुआ तो जो यूएस के जो बेस है, सैन्य ठिकाने हैं, वो हमारे पहले टारगेट होंगे, दूसरा टारगेट इजराइल होगा और कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और खामेनेई के बाद भी ईरान खामेनेई के किए हुए वादे को पूरा कर रहा है। और समीर जी, अब तक मतलब अमेरिका ने ये सोचा ही नहीं था कि उसके सैन्य ठिकानों पर कोई देश हमला करेगा। दुनिया का दादा बना हुआ था, यानी शीत युद्ध का समय जो था, उस समय भी उसने ये नहीं सोचा था कि उसके सैन्य ठिकानों पर इस तरीके से हमले होंगे। 19 उसके सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले ईरान कर रहा है। यानी आप समझिए कितनी बड़ी ताकत के साथ ईरान जो, और जबकि 40 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी आपने अर्थव्यवस्था तोड़कर रख दी। इसके बाद जो है ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, तो उसने अमेरिका और इजराइल की कमर तोड़ के रख दी है। नेतन्याहू भागा हुआ है, मालूम नहीं पड़ रहा है कि कहां छिपा हुआ है, लेकिन टेलीविजन के साथ जो है, अमेरिकी टेलीविजन के साथ कहीं से बात कर रहा है, ये पता नहीं कहां से बात कर रहा है। बिल्कुल सुनते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम हमले की खबरें आ रही हैं ईरान की ओर से अमेरिकी दूतावासों पर, अमेरिका के जो रक्षा ठिकाने हैं, डिफेंस जो उनके बेस हैं, उन पर जो हमले की खबर आ रही है, वो उन देशों के, जो खाड़ी देशों में जहां ये ठिकाने मौजूद हैं, उन देशों की तरफ से भी, यानी उनकी सरकारों की तरफ से आधिकारिक बयान भी आ रहे हैं। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा है कि मंगलवार सुबह, यानी आज सुबह, रियाद में यूएस एम्बेसी पर 2 ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें आग लगी और बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने खबर दी है सऊदी अरब के अधिकारियों के हवाले से कि राजधानी में यूएस एम्बेसी पर हमले की पुष्टि के कुछ ही बाद रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके में 2 नए धमाके सुने गए। तो ये उन जगहों से भी इनकी पुष्टि हो रही है। और जिस तरीके से जो अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही है, ये अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। हमले जी, बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है समीर। जो कुवैत में जो हुआ है, उसने तो बिल्कुल एकदम हलक में जो है ट्रंप के डाल दिया है। यानी पहले तो ईरान ने दावा किया कि उसने उसके कई जहाज गिराए हैं। कुवैत ने स्वीकार किया कि ईरान के हमले में कई फाइटर जेट गिर गए अमेरिका के। बाद में अपनी नाक बचाने के लिए कहा गया कि साहब वो कुवैत ने धोखे से जो था वो अमेरिका के ही जहाज इंटरसेप्ट कर दिए। अब देखिए तमाशे की बात क्या है कि कुवैत का सारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का है, अमेरिका ही इसको संचालित करता है। अब वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि ये ईरान के जहाज है कि अमेरिका के। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप फिर कैसे ईरान पे हमला करेंगे, अगर आप अपनी जहाजों को नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपनी नाक बचाने के लिए ये किया गया है। चूंकि F-35 और F-15 जो गिराए हैं ईरान अमेरिका के जहाज, इन पर अमेरिका को बड़ा नाश्ता, अगर यही गिराए जा सकते हैं तो अमेरिका की दादागिरी दुनिया में कहीं नहीं चलेगी। यह है समीर जी। बिल्कुल, एक तरीके से ईरान ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की और अटैकिंग सिस्टम की, दोनों की पोल खोल कर रख दी है कि किस तरीके से जो उसको अपने एक सैन्य बल पर इतना नाज था, वो कितना ताकतवर है, वो दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अटैकिंग सिस्टम जिस तरीके से नाकाम हो रहा है, और अब तो यहां भी कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो अपनी थल सेना को, यानी आर्मी को भी उतार देंगे। आप नेवी और एयरफोर्स लगी हुई है, इसका मतलब ये 1-2 दिन में खत्म होने वाली लड़ाई नहीं थी। और अगर आपने ऐसा आकलन किया था तो बहुत ही गलत थे। लेकिन माना जा रहा है अमलेंदु जी कि यह आकलन अमेरिका का नहीं था। पिछले बार 12 दिन की जो लड़ाई थी, आखिर में जब अमेरिका उसमें उतरा था तो उसको एहसास हो गया था कि ईरान से उलझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए अमेरिका बार बार इस लड़ाई को टाल रहा था। हाँ बिल्कुल, इसको बार बार टाल रहा था। और बार बार देखिए, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जो वहाँ के यूएस के जो सैन्य अधिकारी हैं, वो ट्रंप से कह रहे थे, जो ट्रंप की कोर टीम के लोग हैं, कि ईरान पर हमला करना खतरे से खाली नहीं है। हम वहाँ लंबा फंस जाएंगे, उससे हमारे आर्थिक नुकसान भी होगा, सामरिक नुकसान भी होगा। ईरान वेनेजुएला भी नहीं है, ईरान इराक भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ हमला करना उचित नहीं रहेगा, हम वहाँ फंस जाएंगे। और जिस तरीके से नाटो के देश जो है वो भी अमेरिका के साथ इस समय नहीं आ रहे हैं, तो इससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वहाँ ट्रंप जो है वो कंप्रोमाइज थे नेतन्याहू के सामने, और ये सामने आए। और इसको जो मार्को रूबियो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, उन्होंने इसको स्वीकार किया है।
कि इजराइल के दबाव में ये हुआ, और इसी पर अब्बास अरागची ने जब पलटवार भी किया है। जो मार्को रूबियो ने है ईरान के खिलाफ वाशिंगटन की नई लड़ाई का, हालांकि उन्होंने बचाव करने की कोशिश की और उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता में दावा किया कि एक खतरा आने वाला है, क्योंकि अधिकारियों का मानना था कि अगर ईरान पर कोई और हमला करता है तो वह अमेरिका पर जवाबी हमला करेगा, जिससे यूएस को पहले हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि अगर इजराइल ने हमला कर दिया, कोई और हमला करता है, ये कह रहे हैं मार्को रूबियो कि अगर कोई और हमला करता है तो ईरान अमेरिका पर हमला करेगा, ये कहने की उन्होंने कोशिश की। और उनका कि हमें पता था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हमें लगता है कि उन पर हमला होगा, तब वे तुरंत हमारे पीछे आ जाएंगे। और कहा कि यूएस ने ज्यादा मौतें और नुकसान से बचने के लिए बचाव के तौर पर पहले से काम किया। लेकिन अब्बास अरागची का हम ये जी बिल्कुल, तो ये अब्बास अरागची ने उसका जवाब दिया है जो मार्को रूबियो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिस्टर रूबियो ने यह बात मानी जो हम सब जानते थे, अमेरिका ने इसराइल की तरफ से अपनी मर्जी से जंग लड़ी है, कभी कोई तथाकथित ईरानी खतरा नहीं था। इस तरह अमेरिकी और ईरानी दोनों का खून बहाना इसराइल फर्स्ट की जिम्मेदारी है। अमेरिकी लोग बेहतर के हकदार हैं और उन्हें अपना देश वापस लेना चाहिए। ये बहुत रिजीम चेंज अमेरिका में होना चाहिए। अब्बास अरागची का कहना यही है कि अमेरिकी लोग बेहतर के हकदार हैं, ये ठीक नहीं है। इस नेतन्याहू के चक्कर में अमेरिका बर्बाद हो रहा है, नेतन्याहू और ट्रंप के चक्कर में अमेरिका बर्बाद हो रहा है। ये याद होगा अमलेंदु जी की आयतुल्लाह अली खमेनेई ने भी जब यही बात कही थी उन्होंने कि हमारी लड़ाई अमेरिका के लोगों से नहीं है। उनका था डेथ टू अमेरिका का मतलब अमेरिकी लोगों के खिलाफ हमारा आक्रमण नहीं है, ये ट्रंप के सहयोगी और जो इजराइल के सहयोगी हैं उनके ऊपर हमला, इन सरकारों के ऊपर हमला है, हमारा किसी आम नागरिक से नहीं है। बिल्कुल, और एक बार सुन भी लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी क्या कह रहे हैं। वो लगातार बयान दे रहे हैं, ईरान को अभी भी धमकी दे रहे हैं, और ये लड़ाई पहले उन्होंने कहा 1-2 दिन तक चलेगी, फिर वो हफ्तों में आ गई, अब ये कहा जा रहा है कि अब वो महीनों चलेगी। और ईरान जानबूझकर, ईरान भी चाहता है कि ये लड़ाई लंबी खींचे, क्योंकि अगर लंबी खींचती है तो ईरान इसमें फायदे में रहेगा। ट्रंप को सुनते हैं, ताजा बयान उनका जो आया है, क्या कहा है उन्होंने। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death तो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के हथियारों का स्टॉक मीडियम और अपर मीडियम ग्रेड पर कभी इतना ज़्यादा या बेहतर नहीं रहा जैसा कि आज मुझे बताया गया। हमारे पास इन हथियारों की लगभग अनलिमिटेड सप्लाई है। सिर्फ इन सप्लाई जो दूसरे देशों के सबसे अच्छे हथियारों से बेहतर हैं का इस्तेमाल करके युद्ध हमेशा और बहुत कामयाबी से लड़े जा सकते हैं सबसे ऊंचे लेवल पर। हमारे पास अच्छी सप्लाई, लेकिन हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हम होना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड हथियार बाहरी देशों में जमा है। सुस्त जो बाइडेन ने अपना सारा समय और हमारे देश का पैसा सब कुछ यूक्रेन के पीटी बर्नम यानी जेलेंस्की को दे दिया, सैकड़ों अरबों डॉलर की कीमत, और जबकि उन्होंने इतना सारा सुपर हाई एंड मुफ्त में दे दिया। उन्होंने इसे बदलने की जहमत नहीं उठाई। खुशकिस्मती से मैंने अपने पहले टर्म में मिलिट्री को फिर से बनाया और ऐसा करना जारी रख रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास स्टॉक है और वो बड़ी जीत के लिए तैयार है। ये अमलेंदु जी बिल्कुल उसी पैटर्न पे की सारी चीजों के लिए जिम्मेदार नेहरू है। ओबामा की भी आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने कमजोर किया है विदेश नीति को, और खुद के जो चुनाव इन्होंने जीता था इसी एक उस पर जीता था, वादे पर जीता था कि हम अमेरिका को बाहर बेमतलब के युद्धों में नहीं झोंकेंगे।
लेकिन आज किस तरीके से, किस मजबूरी में झोंक दिया? इसी मजबूरी में झोंक दिया कि चूंकि जो दावा था वो दावा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये साफ तौर पर समीर जी समझा सकता है। और इसका एक तरीके से देखा जाए खमियाजा ट्रंप को भुगतना है। अब अमेरिकी सेना मानने लगी है कि हमें इसमें जबरदस्त नुकसान होगा। पहली बार जो है यूएस के टॉप जनरल जो है उन्होंने स्वीकार किया है कि ईरान में हमारा हमला जो है ये हमारे लिए मुश्किलें पैदा करेगा। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल कैन यानी जनरल डैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसाथ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह रातों रात होने वाला ऑपरेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल कमांड और जॉइंट फोर्स को जो मकसद दिए गए उन्हें पूरा करने में समय लगेगा। टॉप जनरल ने कहा कि कुछ मामलों में यह बहुत मुश्किल काम होगा। जनरल डैन ने ईरान के खिलाफ हमले को बड़ा ऑपरेशन बताया, कहा कि हमें और नुकसान होने की उम्मीद है और हमेशा की तरह हम अमेरिका के नुकसान को कम करने के लिए काम करेंगे। तो ये है समीर जी, चूंकि बता दिया जाए अपने दर्शकों को कि कुवैत में अमेरिकी 20 पर ईरान के हमले में अमेरिका के 6 जवान मारे गए थे, 2 और स्वीकार कर लिए हैं, तो अब 8 हो गए हैं। तो 8 जो है हो गए हैं। जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 6 स्वीकार कर चुका था अमेरिका, अब 8 कर चुका है। और ये भारी ताकत के साथ जो है ईरान ने अमेरिकी सेना पर मतलब हमला बोला था और उसके अब्राहम लिंकन पर भी हमला उसने बोला था। तो पहली बार ये स्वीकार किया है टॉप अमेरिकी जनरल ने, जो वहां के चीफ ऑफ स्टाफ है उसके चीफ हैं, कि अमेरिका को भारी नुकसान होगा और यानी तैयार रहना चाहिए। अब समीर जी अमेरिकी सैनिकों के मरने की खबर ये पहली बार स्वीकार की गई है। पहली बार 8 की पहले 3 स्वीकार किया, फिर 4 किया, फिर 6 किया, 8 को स्वीकार कर लिया है। तो अब ये देखना है कि आगे और कितना स्वीकार करते जाते हैं, जबकि ईरान की मिलिट्री का दावा है कि हमने 560 मारे हैं। ये तो ईरान का ये दावा है, लेकिन अमेरिका भी स्वीकार कर रहा है आधिकारिक रूप से कि उसके 8 सैनिकों की जान गई है इन हमलों में और कई जगहों पर दूतावास बंद कर दिए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है। बुरी तरीके से घिर गया है अमेरिका और के गल्फ कंट्रीज में जहां उसके सैन्य ठिकाने हैं वहां तो घिरा ही है। इसके अलावा घरेलू राजनीति में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उनसे यह पूछा जा रहा है कि आखिर आप इस युद्ध में आपने अमेरिका को क्यों झोंक दिया, ऐसा कौन सा दबाव था? यह भी स्वीकार कर लिया। अभी तक ईरान कह रहा था कि इसराइल के दबाव में, इसराइल की वजह से कूदना पड़ा और अब खुद अमेरिका के ही अधिकारी कह रहे हैं कि इसी वजह से ये एक बड़ी वजह है। लेकिन नुकसान जिस तरीके से हो रहा है उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो एक मैसेजिंग होती है, संदेश देने की, अमलेंदु जी, वो बहुत है कि आप कितनी भी एडवांस सेना अपनी बताते जाइए, आपके 20-20, 25-25 फाइटर जेट्स जो है मार गिराए जा रहे हैं और यहां आपके दूतावासों पर हमले हो रहे हैं, रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? डिफेंस सिस्टम और अटैकिंग सिस्टम दोनों ही सवालों के घेरे में आ गए, पोल खुल गई। बिल्कुल समीर जी, पूरी तरीके से पोल खुल गई और आपको स्वीकार करना पड़ रहा है, आपकी सेना को स्वीकार करना पड़ रहा है कि आप जो है अब बैकफुट पर आ रहे हैं, आपकी सेना को नुकसान हो सकता है। और आप तो कह रहे थे कि हमारा एक भी सैनिक का नुकसान नहीं होगा, हम मार के चले आएंगे, वहां रिजीम चेंज करके चले आएंगे। और इराकियों को और आप जो भड़का रहे थे, और ईरान में रिजीम चेंज की बात तो अब दूर दूर तक कहीं समझ में ही नहीं आ रही है, कोई उम्मीद नहीं दिखाई, कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। उम्मीद छोड़ दीजिए, कोई सुबह भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और पूरा ईरान जिस तरीके से सड़कों निकला हुआ, ये विजुअल हम लोग दिखाने कल रात, ये प्रदर्शन के, ये विजुअल कल रात के प्रदर्शन के, और 4 दिन हो गया लड़ाई शुरू हुए, आज 4था दिन है। ये प्रदर्शन वहां लगातार हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? खामेनेई के मौत के खिलाफ और उनकी मौत का बदला लेने के लिए IRGC से, अपने देश की सेना से यह कहा जा रहा है कि इसका बदला ले और पूरी तरीके से जो मौजूदा नेतृत्व है ईरान का, उसको वहां के लोग समर्थन सड़कों पर उतर कर दे रहे हैं। और अभी हमने लोगों ने कल ही वो जो विजुअल्स दिखाए थे तो बड़े भयावह थे कि ये प्रदर्शन हो रहे हैं और ऊपर से मिसाइलें गिर रही हैं। बिल्कुल प्रदर्शन हो रहे हैं, ऊपर से मिसाइलें गिर रही हैं और इसको लेकर जो है वो किस तरीके से वहां पे जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, ये साफ तौर पर समीर जी देखने में आ रहा है। और लोग जो है वो अल्लाह अकबर नारे लगाते हुए जो है और मिसाइलों को ही उनको आंख दिखा रहे हैं, ये देखने में। तो ये समीर जी जो कौम की बहादुरी होती है, ये वहां साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। अमेरिका किसी भी तरीके से झुका नहीं पा रहा है और वहां के जो सेंट्रल, वहां के जो चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप हमको मार सकते हैं पर आप हमको जीत नहीं सकते। जी हाँ। तो यानी कुर्बानी देने का जज्बा जो है वो कितना जबरदस्त है। यानी ऊपर से बारिश हो रही है बमों की और नीचे जो है वो अल्लाह अकबर नारे लगाते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जनता जो सड़कों पर उतरी हुई है। समीर जी, 9 करोड़ की आबादी है ईरान की, 5 करोड़ लोग सड़कों पर थे पूरी रात नारे लगाते हुए, आप समझ लीजिए।
और इधर किस तरीके से इस्राइल की ओर से ईरान के स्कूलों में और अस्पतालों में हमले हो रहे हैं। एक स्कूल में वहां पर हमला हुआ है कि मिनाब शहर में शजारे तैयबे स्कूल है, वहां 168 छात्र स्कूल में पढ़ रहे थे, उनकी जान चली गई। उनका जब अंतिम संस्कार हो रहा था वो दृश्य बड़ा एक कारुणिक दृश्य है, एक बार देखेंगे वहां पर। लेकिन यह सवाल उठ रहा है कि लड़ाई दो देशों की सेनाओं के बीच में हो रही है, उसमें आम नागरिकों की जान क्यों ली जा रही है? पर ऐसा लगता है कि इस्राइल का ये पुराना इतिहास है, हमास के साथ भी उसकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन फलस्तीन में आम जनता को मार रहा था। देख लेते हैं किस तरीके से उन 168 छात्रों को, विद्यार्थियों को जो वहां पढ़ रहे थे स्कूलों में, उनको किस तरीके से वहां श्रद्धांजलि दी गई है। और यह प्रदर्शन लगातार ईरान की सड़कों पर, राजधानी तेहरान और तमाम दूसरे जगहों पर यह प्रदर्शन हो रहे हैं। करोड़ों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है, जिसको लेकर अमेरिका को बड़ी एक उसको उम्मीद थी कि शायद वहाँ के लोगों को हम सरकार के खिलाफ कर लेंगे। रजा पहलवी भी बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि ईरान में वो उनकी अमेरिका की मदद से जाकर ईरान के वो शासक बन जाएंगे, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। देखते हैं उस स्कूल के जहाँ पर 168 छात्रों की जान गई है, किस तरीके से वहाँ उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कोई बात नहीं, 10 सेकंड। हाँ, तो ये वहां पर ये स्कूल है और सब हजारों स्कूल चल रहा था, पढ़ाई हो रही थी, उस समय वहां पर हमला किया गया। और ये पता होगा कि समय स्कूल चल रहा है, जानबूझकर वो हमला किया गया। बिल्कुल, वो जानबूझकर हमला किया गया और 168 बच्चे जो हैं उनके ऊपर हमला किया गया, ये साफ समझा जा सकता है। और वहाँ ये प्रेयर चल रही है, इसको हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ प्रेयर चल रही है। लेकिन इसके बावजूद ईरान को एक सेकंड के लिए भी झुका नहीं पाया है अमेरिका और इजराइल, जबकि ईरान जो है लगातार पलटवार कर रहा है, हांफने लगे हैं ट्रंप और नेतन्याहू पूरी तरीके से, कह रहे हैं कि हम करेंगे। अब एक और बड़ी खबर आ रही है समीर जी, और खबर ये आ रही है तेल अवीव की, इसराइल की राजधानी की तस्वीर। रात तेल अवीव की राजधानी जो है उस पर जबरदस्त हमले किए हैं ईरान ने, और इसकी पुष्टि जो है वहाँ का जो अखबार है वो लगातार इसकी पुष्टि कर रहा है कि रात तेल अवीव पर बहुत जबरदस्त हमले जो हैं वो किए हैं। और ये वहीं के विजुअल्स तेल अवीव के आ रहे हैं कि ये इसको पूरी रात जो है तेल अवीव पर उसने हमले जबरदस्त तरीके से किए हैं ईरान ने, और पूरा जो है एक तरीके से कहा जाए कि तबाह जो है वो कर दिया है। अब जो है ये खबर ये आ रही है कि अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा खिंचता है तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो यूएस का जो पैट्रियट और थार्ड है एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे एसेट जो है उनको साउथ कोरिया से हटाकर मिडिल ईस्ट में शिफ्ट करेगा। लेकिन इस शिफ्ट करने में कितना समय लगेगा और तब तक ईरान कितनी आपकी मार करेगा ये, और फिर अगर आप ये भी शिफ्ट कर देते हो इनको भी अगर मारा तो सारी पोल खुल जाएगी अमेरिका की। समीर जी देखिए ये युद्ध तो आप अब्राहम लिंकन ला दिए तो आपको लगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो दो दिन के अंदर ईरान को खत्म कर देंगे। देखिए सिर्फ मसला ये नहीं है कि ईरान आपको पीट रहा है, सवाल ये है कि आपकी पोल खुलती चली जा रही है। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था जो है हथियारों पर ही टिकी हुई है। भारत को भी आप कबाड़ बेच रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज है जैसा कि राहुल गांधी का कहना है, तो आपने कबाड़ यहाँ बेचे हैं अपने हैं, और तो आपका वो कबाड़ फिर कौन खरीदेगा? जब ये पोल खुल जाएगी कि ईरान अमेरिका को मार सका है तो आप ये कबाड़ कहाँ बिकेंगे? बिल्कुल, कौन खरीदेगा इसके कबाड़? तो यानी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अभी तक जो आप कह रहे थे कि डॉलर की हेजेमनी कायम रहेगी और ब्रिक्स को हम तोड़ देंगे, वो डॉलर की अर्थव्यवस्था पूरी टूट जाएगी। तो ये खतरा जो है सिर्फ ये नहीं है कि ईरान जो है अमेरिका को मार रहा है, खतरा अमेरिका के लिए है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी और तब अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप का कैसा जुलूस निकलेगा इसकी कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल, यहां पर किस तरीके से सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है, सैन्य मजबूती है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप हर दिन 4 बार प्रेस से बात कर रहे हैं, अपना वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, उसकी पोल कैसे खुलती जा रही है। चाहे वो उसका अटैकिंग सिस्टम हो, यहां पर उसके जो बहुत ही मजबूत और बेहतरीन तकनीक से युक्त माने जाते हैं F-15 जो जेट्स हैं, उनको मार गिरा रहा है, और एक दो नहीं बल्कि 20-25 की संख्या में 3 को तो मारने की नष्ट होने की बात अमेरिका खुद स्वीकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में और दूसरी ओर यहां हमलों को रोकने में जो इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम जिसको कहा जाता है
उसको किस तरीके से भेद रहा है ईरान, वो दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये सारी चीजें हैं और दूसरी ओर अब अन्य जगहों पर जहां अमेरिकी सैनिक और नेवी उनकी तैनात है, उनको भी यहां लाने की बात कही जा रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर हम आर्मी भी उतार देंगे। इसका मतलब यह है कि बुरी तरीके से अमेरिकी सेना पस्त हो चुकी है, दिखाई पड़ रहा है। वहां के जो जनरल रैंक के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको नुकसान हो रहा है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। इस लड़ाई में अपने को झोंक कर अमेरिका ने क्या खोया है और क्या पाया है, वो सारी चीजें निकल कर आ रही। हाँ, ये सारी चीजें निकल कर आ रही है, लेकिन समीर जी इस बीच एक बड़ी मजेदार खबर है। और मजेदार खबर ये है कि जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट हैं, ज़ेलेंस्की, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक बड़ी बात कही है और उस पर आप हंस सकते हैं और उस पर आप सोच भी सकते हैं कि अमेरिका को अब किस किस से मदद की आवश्यकता पड़ गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन के देश जो है रूस के साथ सीज फायर में मदद करते हैं तो वह मतलब उसके यूरोप के देश, तो वह मिडिल ईस्ट के शहरों की सुरक्षा के लिए ड्रोन डिफेंस स्पेशलिस्ट भेजने को तैयार हैं। यानी खुद पिट रहे हैं, खुद यूरोप से मदद मांग रहे हैं, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम अपने स्पेशलिस्ट मिडिल ईस्ट में भेज देंगे। नहीं, लेकिन आप उनकी बात को इस तरह से भी तो लीजिए कि इसका मतलब उनको लग रहा है कि वहां जो अमेरिका और इस्राइल लड़ रहे हैं उनका डिफेंस सिस्टम कमजोर है, अपना डिफेंस सिस्टम शायद ज्यादा मजबूत समझ रहे होंगे, ज्यादा मजबूत समझ रहे हैं। और होगा भी, रूस का मुकाबला इतने दिनों से वो कर रहे हैं, हो सकता है मजबूत हो, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि वो पिट रहे हैं वहां। अमेरिका और इस्राइल पिट रहे हैं, तो अगर आपको पिटने से बचना है तो हमको पैसा दो, तो हम अपने स्पेशलिस्ट वहां भेज देंगे। ये कहना चाहते हैं ज़ेलेंस्की जी। बिल्कुल। और इधर जिस तरीके से अमलेंदु जी, जब शनिवार को ये लड़ाई शुरू होती है, अटैक करता है इस्राइल और अमेरिका दोनों मिलकर, उसके ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल में थे। उसको लेकर यहां देश में बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि यहां पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनको किस तरह से अटैक करके उनको मारा गया, जान ली गई, उनके साथ उनके परिवार को खत्म किया गया। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उसको लेकर घिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री की इस इस्राइल यात्रा को लेकर और वहां के अधिकारियों के बयान को लेकर एक ट्वीट किया है। जी हाँ, इससे पहले समीर जी एक और बड़ी खबर दे दें, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं कि अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई ईरान हमले कर रहा है, लेकिन एक टकर स्वानन मैकनियर कार्लसन, एक अमेरिकी रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता और टिप्पणीकार हैं, और 2023 से वो टकर ऑन एक्स और टकर कार्लसन शो की मेजबानी कर रहे हैं। इससे पहले वो फॉक्स न्यूज़ पर रात को जो थे वो राजनीतिक शो टकर कार्लसन टू नाइट करते थे 2016 से 2023 तक। उन्होंने कल एक बहुत बड़ा दावा किया और इस दावे का कहीं से कोई खंडन नहीं आया है। और उनका दावा यह है कि कल रात कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है जो उन देशों में बम धमाके करने का प्लान बना रहे थे। यानी मोसाद के एजेंट जो थे वो कतर और सऊदी अरब में इसको लेकर प्लान कर रहे थे कि वहां धमाके किए जाएं। अब जो है सवाल ये उठ रहे हैं कि इजराइल जो है वो फारस की खाड़ी के देशों में बम क्यों लगा रहा है जहां पर ईरान खुद हमला कर रहा है। जी। तो यानी क्या इन खाड़ी के जो देश जो पिट्ठू बने हुए अमेरिका के, इनको इजराइल भी अब कमजोर करना चाहता है। जी हाँ। एक साथ तो इजराइल किस तरीके से भितरघात कर रहा है ये समझ में आ रहा है, यानी विश्वासघाती है इजराइल, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ के जो 30 मार खां हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए, 56 इंच की छाती वालों को, कि मोसाद कितना खतरनाक है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है ये, और इसको लेकर के कैसे इजराइल का साथ दे रहे हैं इस लड़ाई में ईरान के खिलाफ जाकर खाड़ी के तमाम देश, लेकिन इजराइल उनको भी किस तरीके से निशाना बना रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है। बहरहाल क्या सब जो आम आदमी पार्टी ने जो ट्वीट किया है एक बार देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये इस्राइल यात्रा को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, और विदेश नीति पर एक बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत की विदेश नीति क्या कुछ कह रही है। और ये लिखा है आम आदमी पार्टी ने, क्या 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करने इजराइल गए थे प्रधानमंत्री मोदी। एक इस्राएली टीवी चैनल के कार्यक्रम से बड़ा खुलासा हुआ है। इस्राएली जो वो है कि जनरल है, वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को एयर डिफेंस सिस्टम बेचेंगे। पत्रकार पूछ रहा है, लेकिन वहां का इजराइल का पत्रकार पूछ रहा है कि लेकिन हमारे पास तो एयर डिफेंस मतलब कोई प्रोडक्शन लाइन है नहीं। तो इजरायली जनरल कहते हैं कि हमारे पास है, भारत में हमने पूरा भारत ले लिया है, हमारे पास 140 करोड़ भारतीय हैं
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि आखिर किस कीमत पर 140 करोड़ भारतीयों का सौदा कर आए हैं। क्या 140 करोड़ भारतीय ये उस इस्राइल के साथ हैं जो किसी पर अटैक कर रहा है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में एक वार क्रिमिनल घोषित किया जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से, जो वहां पर लगातार फलस्तीन में आम नागरिकों को मार रहा है। उस इस्राइल के साथ आप ये कह दे रहे हैं, वहां का जनरल ये दावा कर रहा है कि 140 करोड़ भारतीय हमारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल, 140 करोड़ भारतीय है साथ में है, ये दावा कर रहा है समीर जी। और देखिए ये लाइन प्रधानमंत्री की है, 140 करोड़ भारतीय जो इजराइल के जनरल दोहरा रहे हैं, जो जनरल दोहरा है, यानी जुमला जो है वो जुमलेबाजी जो कर रहा है वहां का जनरल, वो वही जुमलेबाजी कर रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं जी। तो प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी जो है अगर इजराइल का जनरल कर रहा है समीर जी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जनरल जो है वो ईरान, मतलब ये वहां की जुमलेबाजी वहां तक पहुंच गई है। अच्छा, जो कल अरामको की रिफाइनरी पर हमला हुआ था अमलेदू जी, बड़ा भयानक हमला हुआ था, वो रिफाइनरी अब ठप हो गई है, बंद हो गई है। अब इतने बड़े हमले के बाद वैसे भी उसको ठप होना था। हाँ बिल्कुल ठप होना ही था, वो ठप हो गई है। कुवैत में गैस का उत्पादन बंद हो गया है, और कुवैत में गैस का उत्पादन बंद होने की वजह से जो है ये आप समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से गैस के दाम बढ़ेंगे, उससे यूरोप प्रभावित होगा सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो यूरोप प्रभावित होगा। तो ये कि एक दूसरा पहलू इसका है, किस तरीके से अब हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया गया है, यानी तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप खासतौर पर पूरी दुनिया किस तरीके से इससे प्रभावित होगी। और ये कहा जा रहा है, जो विशेषज्ञों का ये मानना है अमलेदू जी, कि अगर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अमेरिका में विद्रोह की स्थिति आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल संभालना मुश्किल हो जाएगा समीर जी। जो अकेले वेनेजुला के उस पर जो है आप नहीं टिक सकते कि वेनेजुला का तेल भारत को भी बेच दोगे, अमेरिका में भी बेच लोगे। हालत में आ गया है, इसीलिए समीर जी समझ में नहीं आ रहा था अभी तक, लेकिन अब जब वहाँ के जनरल सब कह रहे हैं कि ये मुसीबत हो जाएगी, तो अब समझ में आ रहा है कि मुसीबत जो है गले ट्रंप साहब ने डाल ली है अपने गले में, इसको समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसको लेकर जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी, नरेंद्र मोदी का, हालांकि उन्होंने तमाम दूसरे देशों से बात की है और उन्होंने भी नेतान्याहू से भी बात की है, बहरीन में यहाँ जो कुछ हो रहा है उस पर चिंता जताई है, लेकिन खामेनेई की मौत पर और ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है उस पर कुछ नहीं कहा। इसको लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने आज एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है और उस लेख की बड़ी चर्चा हो रही है। बहुत सारे सवाल उठाए हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हम किस तरीके से अपने देश को, अपने देश की जो हमारी विदेश नीति है उसको हम किधर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाते हैं और कहते हैं कि ये बुद्ध की धरती है, हम लोग शांति और अहिंसा की बात करते हैं, और उधर हमलावरों के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमलावरों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और सोनिया गांधी ने जो सवाल उठाए हैं समीर जी, बहुत गंभीर सवाल हैं। हालांकि इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जो था वो वक्तव्य जारी किया था, और उस वक्तव्य में ये साफ था कि किस तरीके से भारत की सरकार जो है वो भारत की जो नीति अब तक की रही है उससे बाहर जा रही है, ये उस पर कहा गया था। तो आप समझ सकते हैं समीर जी कि किस तरीके से ये नहीं समझ में आ रहा कि ये दबाव ट्रंप का है कि इसराइल का है, जिस तरह से वहां कह आए हैं कि 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। अजीबोगरीब स्थिति है इस समय भारत की विदेश नीति। बिल्कुल, भारत की विदेश नीति की समीर जी अजीबोगरीब स्थिति है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की विदेश नीति आखिर तय कौन कर रहा है। क्या ट्रंप तय कर रहा है कि नेतन्याहू तय कर रहा है? यही सवाल जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं कि इसकी नीति जो है वो कौन कर रहा है। सोनिया गांधी का लेख जो है वो हम लोग दिखा सकते हैं, उसका अंग्रेजी है, लेकिन जो उसमें महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो समीर जी आप बता सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो लेख लिखा है एक्सप्रेस में, ये आप देख सकते हैं, उसके एडिटोरियल पेज पर ये छपा है। कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका और इसराइल द्वारा लक्षित हमलों में हत्या कर दी गई थी, और भारत सरकार की चुप्पी, जिसमें हत्या की निंदा या ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन का उल्लेख नहीं है, तटस्थ नहीं है, बल्कि एक त्याग है, और ये भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों, विशेष रूप से संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। लंबा लेख है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, और जो सबसे बड़ी बात यही है कि आप कैसे किसी देश की संप्रभुता, ये भी है कि जब ये उनको मारा गया किसी तरह से युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी,
किसी तरह की युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ब्रिटेन इसी वजह से अपने बेस ठिकानों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रहा है। स्पेन नहीं दे रहा है, फ्रांस कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, स्पेन कह रहा है, यानी जो नाटो के देश है वो भी कह रहे हैं। कुवैत ने भी मना कर दिया। कुवैत ने भी मना कर दिया और साइप्रस ने तो साफ कह दिया है कि अब जो वहां यूके के बेस हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ मानवीय कार्यों के लिए होगा, हमला करने के लिए हम नहीं देंगे अपना इस्तेमाल। तो यानी इस तरीके से आ रही है और हमारा देश जो है, हमारा प्रधानमंत्री, उसके मुख से एक शब्द नहीं निकला है सोनिया गांधी का लेकर ही कह रहा है। और सोनिया गांधी लिखती हैं कि भारत सरकार ने हत्या या ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करने से परहेज किया है। शुरुआत में बड़े पैमाने पर अमेरिकी इजरायली हमले को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद को संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के जवाबी हमले की निंदा करने तक सीमित रखा, जिसमें इससे पहले की घटनाओं को संबोधित नहीं किया गया था। बाद में उन्होंने अपनी गहरी चिंता के बारे में सामान्य बातें कही और संवाद और कूटनीति की बातें की जो इजराइल और अमेरिका द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर अकारण हमलों से पहले चल रहा था। उन्होंने भी लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो उसका अनुच्छेद 2 और उसका पैरा 4 किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के खतरे या उपयोग को प्रतिबंधित करता है। एक सेवारत राष्ट्राध्यक्ष की लक्षित हत्या इन सिद्धांतों के मूल पर प्रहार करती है। आप किसी देश की, वो संप्रभु देश है, आप उसके एक जो राष्ट्राध्यक्ष है आप उनको मार दे रहे हैं, किसी को आप किडनैप कर ला रहे हैं। यह तो सीधे सीधे दादागिरी है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती है और आप उनका साथ देकर एक तरीके से उनका ये जो एक अपराध है उसमें सहभागी बन रहे हैं और पूरे देश को बना रहे हैं। पूरे देश को बना रहे हैं साफ तौर पर, और ये समझा जा सकता है। सोनिया गांधी आगे लिखती हैं कि यदि ऐसे कार्य दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से सैद्धांतिक आपत्ति के बिना पारित हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का शरण सामान्य होना आसान हो जाता है। समीर जी, ये बहुत बड़े खतरे की तरफ सोनिया गांधी ने आगाह किया है कि अगर भारत इस पर चुप रहता है तो इस तरीके के हमले पूरी दुनिया में सामान्य हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि ईरान पे हमला हुआ है, इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए जो है ये सामने भारत को आना चाहिए। सोनिया गांधी कहती हैं, वो कहती हैं कि इस मामले उन्होंने जो आगे कहा है कि ये बेचैनी के समय के कारण और बढ़ जाती है, बेचैनी जो है समय के कारण और बन जाती है। हत्या से ठीक 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा से लौटे थे जहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के लिए अनइक्विवोकल समर्थन दोहराया था। भले ही गाजा संघर्ष नागरिक हताहतों के पैमाने पर वैश्विक आक्रोश को आकर्षित करना जरूरी रखता है, जिनमें से कई महिलाएं बच्चे हैं। मतलब वो वही उसी टाइमिंग की बात कर रही हैं कि आप जब तुरंत वहां से आए हैं और वो हमला कर रहा है और खमेनेई को मार दे रहा है और उसके बावजूद आप उसके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल उसके साथ आप खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर सोनिया गांधी कह रही हैं। और सोनिया गांधी का कहना है कि भारत के लिए प्रकरण विशेष रूप से परेशान करने वाला है। ईरान के साथ हमारे संबंध सभ्यतागत और रणनीतिक दोनों हैं। 1994 में जब इस्लामिक सहयोग संगठन के भीतर के कुछ वर्गों ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में आयोग में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो तेहरान ने उस प्रयास को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये याद दिला रही है कि किस तरीके से ईरान भारत के साथ खड़ा हुआ था जबकि इजराइल जो था वो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, वहां पर बहुत सारे मौकों पर ईरान हमेशा साथ में रहा है। अभी जो एक बहुत कई ट्वीट और पुराने इतिहास की किताबों के न जाने कहां से ढूंढ के लाते हैं सांसद जी, वो बता रहे हैं कि 1965 और 71 के युद्ध में ईरान भारत के विरोध में था। अब उनको ये नहीं पता है कि ईरान में जो क्रांति आई है उसके पहले वहाँ जो सरकार थी वो सरकार क्या थी, वो सरकार थी वहाँ के राजा की, वहाँ राजशाही थी। बहरहाल जो कुछ भी है, ये इन सारी चीज़ों को लेकर जो सोनिया गांधी ने लेख लिखा है उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी और भारत की विदेश नीति की ये जो एक असमंजस स्थिति है उसको लेकर उन्होंने काफ़ी आलोचना की है। सुनते हैं खड़गे को क्या कहा उन्होंने। और ये तमाम जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं इनसे ये पता लग रहा है कि कितना भयावह युद्ध इस समय मध्य पूर्व में पश्चिम एशिया में चल रहा है। बिल्कुल समीर जी, पश्चिम एशिया में इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है और ये विजुअल्स हम लोग देख रहे हैं, ये ताज़ा विजुअल्स हैं एकदम उसके। इधर मनोज झा जो आरजेडी की सांसद हैं उन्होंने सोनिया गांधी के लेख पर अपनी बात कही है, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि वो मनोज झा क्या कह रहे हैं। मनोज झा जो है उनका भी कहना यही है, मतलब वो भी जो है सहमति जता रहे हैं
हैं सोनिया गांधी के लेख के साथ। और मनोज झा जो उनका कहना है समीर जी कि जो ये आर्टिकल जो है ये भारत के नज़रिए को दिखाता है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में लिखो बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बीजेपी के लोग भी इस बारे में बात करना चाहते हैं कि ये मैसेज पहुंचे। सबसे बड़ा जहाज भी कंपास पर निर्भर करता है। कंपास आप पर कोई दिशा नहीं थोपता, बल्कि ये आपको गाइड करता है कि आप अपना रास्ता ना खोएं। तो सोनिया गांधी का लेख जो है ये कंपास एक तरीके से ये आपको बता रहा है कि आपको अपना रास्ता नहीं खोना चाहिए। वो आपको कोई दिशा नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है कि आप अपना रास्ता खोइए नहीं। तो हम लोग सुन सकते हैं, गाइड कर रहा है वो केवल। बिल्कुल सुनते हैं क्या कह रहे हैं मनोज झा, आरजेडी के सांसद हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि आज उनका वो आलेख एक अंग्रेजी दैनिक में आया, उस आलेख को मैंने पढ़ा और उस आलेख में मतलब ये ना बीजेपी के लोगों को लगे एक भारतीय दृष्टिकोण है। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पे भी जाइए, लोग ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं बीजेपी के अंदर भी लोग चाहते थे कि एक संदेश तो जाए कम से कम। और वो संदेश क्या है? मैंने अभी बातचीत के क्रम में एक लिखा भी कि बड़े से बड़ा पानी का जहाज कंपास पे निर्भर करता है। कंपास आप पे दिशा थोपता नहीं है, लेकिन निर्देश देता है ताकि अब भटकाव ना हो। ये भटकाव के लक्षण चिंता देते हैं। कुछ नहीं लग रहा था, आप अपने बाकी इंटरेस्ट को भी देखिए, लेकिन एक जो लेगेसी है आपकी, उस लेगेसी का जब हम कहते हैं ना, जो आज उस आर्टिकल में वसुधैव कुटुंबकम, तो हम कुटुंबों में हिरार्की नहीं कर देते हैं, श्रेणीनुमा नहीं कर देते हैं कि ये कुटुंब ज्यादा वो कुटुंब कम। तो ये है जो भारत की पारंपरिक विदेश नीति है, और ये केवल आज़ादी के बाद की ही नहीं, इससे पहले की भी, कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे हैं। पूरी दुनिया है, और खुद प्रधानमंत्री कहते हैं, बाहर जाते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं। बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, ये बात करते हैं। सत्य, अहिंसा और अहिंसा पर चलने वाला, लेकिन हिंसक लोगों के साथ खड़े हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम जो धार्मिक नेता हैं वो मारे जा रहे हैं, और आप मारने वाले के साथ खड़े हैं। एक संप्रभु देश के सुप्रीम नेता को मारने वाले के साथ खड़े हुए हैं। तो ये कहां से भारत की विदेश नीति को आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लगातार उठ रहे हैं, लेकिन कुछ और अपडेट्स आए हैं और बड़ी खबर आई है, अमलेंदु जी बता रहे हैं उसके। हाँ बिल्कुल समीर जी, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि ये कहा गया कि साहब वो धोखे से जो था वो इस्तेमाल किया गया। उसके बाद फिर कुवैत ने कहा कि हमारा बेस जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मतलब ईरान पर हमले के लिए। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब सैयद अब्बास अरागची हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अगर कुवैतियों ने कहा कि उनके बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाएगा, तो आज जिन 3 फाइटर जेट्स को टारगेट किया गया वे कुवैती जमीन पर क्या कर रहे थे? बड़ा सवाल किया है कि भाई जिनको क्या आपने कहा है कि आपने 3 मार गिराए, है ना, और गलती से मार गिराए, तो अगर आपका बेस इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था तो ये 3 वहां क्या कर रहे थे? जबकि आपका भी स्पेस बंद है, सारे खाली देशों ने अपने स्पेस बंद किए हुए हैं। तो अगर ये बंद किए हुए हैं तो ये 3 वहां क्या कर रहे थे? ये सैयद अब्बास अरागची ने कहा है। चूंकि वो उनकी बाइट जो है वो ये देख सकता है। और इधर समीर जी, क्षेत्रीय तनाव के चलते कुवैत स्थित अमेरिकी दूतावास जो है उसको अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। ये समय की बड़ी खबर आ रही है, कुवैत का अमेरिकी दूतावास बंद कर दिया गया है। ये समय की बड़ी खबर है। अमेरिका ने भागना शुरू कर दिया है खाड़ी के देशों से, अपने नागरिकों से तो कह रहा है कि भाग जाओ, दूतावास बंद करके भी भाग रहा है। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अरे आप तो 1 घंटे में निपटा रहे थे भाई, काहे अब लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हो? बिल्कुल, दूतावास बंद कर देना अपने आप में बड़ी खबर है। तो कुवैत स्थित कुवैत का जो दूतावास है, अमेरिकी दूतावास, उसको बंद कर दिया गया है, और अभी नहीं बल्कि अनिश्चित काल के लिए। यानी वहां काम करने वाले लोगों को भी अब सीधे अमेरिका वापस जाना होगा या कहीं सुरक्षित जगहों पर जाना होगा। तो ये बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, जिनमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह एक ये कहा जाए कि अमेरिका इस्राइल के कहने पर, इस्राइल के दबाव में आकर उसने अपने को इस युद्ध में झोंक दिया, और एक तरीके से लग रहा है कि अब उसने बर के छत्ते में हाथ डाल दिया है। हाँ बिल्कुल, चारों तरफ से घिरा दिख रहा है। बिल्कुल चारों तरफ से घिरा दिख रहा है। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी की मुसीबत जो है वो मोल ले ली है, एक तरह से कहा जाए, ट्रंप साहब ने, और पूरे अमेरिका को फंसा दिया। और इसको लेकर वहां जबरदस्त प्रतिवाद जो है
ट्रंप का हो रहा है, वहीं के कई सांसद जो है समीर जी, वो इसको लेकर कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ने जो है हमको फंसा दिया है और ये अमेरिका के साथ जो फंसा दिया और इसको लेकर किसी भी तरीके से कोई उसने अंदर बातचीत नहीं की थी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। मतलब कि कांग्रेस की अनुमति नहीं ली, वहां पर विपक्षी दलों को किसी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मनमाने तरीके से युद्ध में अपने आप को झोंक दिया। क्यों झोंक दिया? क्योंकि अगर वहां पर कोई मीटिंग हुई होती और संसद में वहां गए होते तो यह भी पूछा जाता कि हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्यों हम जा रहे हैं, क्या हासिल होगा अमेरिका को? बिल्कुल समीर जी, और वहां अमेरिका के सीनेट डेमोक्रेटिक लीडर है चक शूमर, उन्होंने कहा है कि ईरान पर यूएस का हमला कांग्रेस की मंजूरी या बिना साफ प्लान के किया गया था और बढ़ते नुकसान की उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका को नुकसान ज्यादा होगा। यानी वहां का टॉप सैन्य कमांडर जो है वो भी स्वीकार कर रहा है नुकसान होगा, और वहां विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है वो भी स्वीकार कर रहा है कि अमेरिका को जबरदस्त नुकसान होगा। खुद रिपब्लिकन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, वहां का विदेश मंत्री स्वीकार कर रहा है कि हमें नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन और ज्यादा नुकसान होता अगर हम हमला नहीं करते। बचाव ये करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वीकार कर रहा है कि नुकसान हो ज्यादा होगा, और अगर हमला नहीं करते तो ज्यादा नुकसान होता। यानी ईरान की ताकत को अमेरिका स्वीकार करने लग गया है। जी बिल्कुल, वहां पर यानी पहले उसने शायद कमतर आंका, लेकिन अब उसको लग रहा है कि ईरान इतना आसानी से हार मानने वाला देश नहीं है। वो इराक नहीं है, वो वेनेजुएला नहीं है। बहरहाल यहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, हाल की उनकी इस्राइल की यात्रा को लेकर, और जिस तरीके से खामेनेई की मौत पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है उसको लेकर। कांग्रेस के सांसद हैं राशिद अल्वी, उन्होंने भी कुछ कहा है इसको लेकर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि भारत अपनी पारंपरिक विदेश नीति को किसके दबाव के चलते छोड़ रहा है, और अमेरिका की तरफ से एक तरीके से जिस तरह से अमेरिका जिधर है अपने को उधर दिखाने की कोशिश कर रहा है। राशिद अल्वी को सुन लेते हैं। सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें जो ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई है उस पर सरकार की जो चुप्पी है उस पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि एक तरीके से समर्पण है, और एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है ईरान पर उस पर सरकार की चुप्पी जो है सिद्धांतों से पीछे हटना जैसा है। जाहिर है भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे, नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। प्रधानमंत्री को बचाना चाहिए देश को। इस जंग के बारे में नेतन्याहू के साथ उनकी क्या बात हुई थी, और यही कारण है कि वो खामोश है, उनकी चुप्पी है, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम था। इस्राइल के अंदर शोर मचा था कि भारत के प्रधानमंत्री के जाते ही इस्राइल ईरान पर हमला कर देगा। तो अगर वहां एक एक आदमी को मालूम था तो यह कैसे संभव है कि हमारे प्रधानमंत्री को मालूम ना हो? प्रधानमंत्री तो इस्राइल को फादरलैंड कहकर आए। इंडिया मदरलैंड है, इस्राइल फादरलैंड है। तो ये वहां पर प्रधानमंत्री किस तरीके से भारत की विदेश नीति को एक तरीके से वो एक अपनी तरह से मोड़ रहे हैं। अब ये मजबूरी में मोड़ रहे हैं या उनकी कोई अपनी नई स्ट्रेटजी है, लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं कि आखिर भारत अपनी पारंपरिक विदेश नीति को क्यों छोड़ रहा है, अमेरिका जिधर है उधर अपने को दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जिधर अमेरिका उधर दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और समीर जी देखिए, अब ये इसका मतलब कि आप अगर अमेरिका के साथ नहीं है तो आपका वो तख्ता पलट हर जगह करेगा। और कल को जब ट्रंप बदल जाएगा तब क्या होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज जो सोनिया गांधी का लेख छपा है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो पूरी अब तक की जो 70 सालों की भारत की विदेश नीति है उसके साथ सरकार, मोदी जी की सरकार जो है वो किस तरीके से विश्वासघात कर रही है, सोनिया गांधी का लेख ये बताता है। और साफ तौर पर कहता है कि मोदी जी ने भारत के हितों के साथ समझौता किया है, हमारी जो एक मान्य विदेश नीति थी उसके साथ धोखा किया है। आप अमेरिका और नेतन्याहू के पाले में जाकर बैठ गए हैं।
ये आपने किया है और इसके लिए आपने देश को विश्वास में नहीं लिया। ये साफ तौर पर सोनिया गांधी का लेख कहता है। हुसैन दलवाई हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी सोनिया गांधी के लेख पर कह रहे हैं कुछ, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन जो मार्को रूबियो ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मार्को रूबियो का कहना समीर जी यही है कि ईरान जो है वो एक दिन में 100 मिसाइल बनाता है और हम जो है उसको इंटरसेप्ट, मतलब एक महीने में 100 मिसाइल बनाता है। लेकिन हम जो है केवल 7 डिफेंस मिसाइल तैयार कर पाते हैं। डिफेंसिव मिसाइल मतलब जो उसको इंटरसेप्ट कर सकें, काटने के लिए हम केवल 7 तैयार कर सकते हैं। तो ये उसका खतरा। और कल तो जो था वो रो रहे थे यही मार्को रूबियो कि भाई ईरान की मिसाइल यूएस तक आ सकती है, इतनी उसकी तगड़ी शक्ति है। नहीं तो अमलेंदु जी, ये कहा जाता है, बाप ने वो बात की तो उसको उस बात को दर्शकों को बता दिया जाए कि मुख्य जो चिंता है अमेरिका की या ट्रंप की, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नहीं है, उसके जो मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और बहुत ताकतवर है। मार्को रूबियो, जेडी वेंस दोनों कह चुके थे पहले हमले से पहले ही कि इसका जो है वो खत्म होना चाहिए, मिसाइल खत्म होनी चाहिए। और ये जो कोई डील नहीं हो पा रही थी, परमाणु समझौता नहीं हो पा रहा, तो उसके पीछे भी यही कारण है कि ये ईरान के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज कम करिए। अब कोई संप्रभु देश भला इस तरीके के कोई समझौता कैसे कर सकता है? उनको शायद अंदाजा नहीं था कि ईरान क्या है, कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है। ईरान को तो एक तरीके से प्रतिबंधों के कारण अलग थलग कर दिया था, लेकिन ईरान ने अपने को कैसे मजबूत किया था वो शायद अब दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वो दिखाई पड़ रहा है कि ईरान ने किस तरीके से अपने को मजबूत किया। यानी कि एक तरीके से सोनी जी कहा था ना, जो नारा तो खैर वो मोदी जी का है, आपदा में अवसर, लेकिन लगता है ईरान उसे 40 साल से आपदा में अवसर का इस्तेमाल कर रहा था। आपने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, 40 साल से सैंक्शन, समीर जी, किसी देश के ऊपर 40 साल से सैंक्शन लगे हो, वो इतनी ज्यादा तैयारी कर ले। अगर सैंक्शन नहीं होते तो समझिए ईरान आज कहाँ होता, ये भी समझा जा सकता है। तो इसका मतलब कि अब गले में जो है ट्रंप साहब फंस गई है। लेकिन पूरी दुनिया में ट्रंप जो है और इजराइल उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी के दोस्त हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, अभी मोदी जी उनसे मिलकर भी आए थे, बहुत गले वाले लगना, गले पड़ना सब कुछ हुआ था। उनका जो है दावा है, उन्होंने संसद में दावा किया है, वहाँ की मलेशिया की संसद में दावा किया है इब्राहिम ने, कि और कहा है कि अब मेरी सरकार गिराने की साजिश हो रही है। इस साजिश में एक अमेरिकी मीडिया और यहूदी समूह शामिल है, मैंने जांच के आदेश दिए हैं। और इसका कारण बता रहे हैं कि उन्होंने गजा को लेकर और ईरान को लेकर उन्होंने बयान दिया है। जी हाँ, चूंकि उन्होंने गजा और ईरान को लेकर बयान दिया था, तो इसलिए जो है ये अमेरिका का ये समूह जो है ये कर रहा है। और उनका कहना है कि यहूदी समूह ब्लूमबर्ग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मलेशिया के बारे में नेगेटिव खबरें फैला रहा है जिससे अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया जाए। और इब्राहिम ने तख्ता पलट की साजिश की जाँच करने की बात कही है। तो ये आ रहा है जी बिल्कुल। तो ये खबर आ रही है कि मलेशिया के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। और यहाँ जो आपने मीडिया की बात की, तो ये भी लगातार अभी खबरें आ रही थी कि ट्रंप ने भी ये कहा था कि ईरान का नया नेतृत्व वो हमसे बातचीत के लिए इच्छुक है। बार बार उसको बहुत ही सख्त लहजे में ईरान की तरफ से उसको नकारा गया। वहां के जो एनएसए हैं, सुरक्षा एडवाइजर हैं, वो भी, और वहां पर ईरान की तरफ से, और कहा गया कि आप छोड़ दीजिए, अब तो कोई बातचीत होनी नहीं है, अब तो आप हमले झेलिए, जब आपने अटैक किया है तो आपको उसका जवाब मिलेगा। ये हम पहले कह भी चुके। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा चुका था कि पहले हम इसका जवाब देंगे। और फिर कहा, बार बार जो है ईरान कह रहा है कि जंग आपने शुरू की है, हमने नहीं की, खत्म लेकिन हम करेंगे जी। और आपने हमारे सुप्रीम लीडर की जान ली है, इसका कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, ईरान झुकेगा नहीं। सबसे आखिर में जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है ईरान झुकेगा नहीं, और झुका नहीं पाएंगे ट्रंप साहब को ही झुकना पड़ेगा। समीर जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब खाड़ी के देशों पर अटैक हो रहे हैं, वहां अमेरिकी ठिकानों पर अटैक हो रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए लगता है कि ये युद्ध, इस लड़ाई को अमेरिका ही बहुत लंबा नहीं खींच पाएगा, खाड़ी के देशों का भी दबाव होगा। यानी इसराइल के दबाव में आकर तो अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया ईरान के खिलाफ, और अब खाड़ी के देशों के दबाव की वजह से क्या युद्ध को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी, और अमेरिका की तरफ से ही करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। बहरहाल कितने दिनों तक चलेगी लड़ाई, क्या कुछ होगा, अभी की स्थिति यह है कि बहुत ही भयानक लड़ाई दोनों देशों के बीच चल रही है। यानी इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले कर रहे हैं, और ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, इसराइल पर लगातार हमले कर रहा है। तो लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं, आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय